Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें हम लोग ने अपने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करने को है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से है और साथ ही इसकी बेसिक भी है, वो भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट, आप लोगों की एप्टाइजेशन और आप लोगों के क्वेश्चंस की जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो सके। हम लोग अपना कर रहे हैं चैप्टर 9 जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादातर हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज का जो इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन की बेस के ऊपर मम्बी है वो है आपका वेटस्टोन ब्रिज। हम देखते हैं वेटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, किस तरह से हम लोग अपनी रेजिस्टेंस को मालूम करेंगे या वहां पर जो प्रोसीजर है, वहां पर की जो कम्युनिकेशन, हमारी जो इक्वालिटी है, बैलेंसिंग है, उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस आती है बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब। तो बच्चे देखिएगा हमारा जो वेटस्टोन ब्रिज है इसमें जो चीज बताई जा रही है, यहाँ पर हमने अननोन रेजिस्टेंस का कंसेप्ट देखना है। अननोन रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से देखना है कि इसकी सबसे पहले बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरे नंबर पर उसकी रिलेटिव चीजों को डिस्कस करेंगे। वेटस्टोन ब्रिज दरअसल हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिस सर्किट की मदद से हम लोगों ने अपनी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। अननोन रेजिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करेंगे, उसको वैल्यूएट करेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे, वो सारे स्टेप्स हम लोग देखने वाले। सबसे पहले तो हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास वेटस्टोन ब्रिज है क्या चीज। बच्चे जो आपके पास वेटस्टोन ब्रिज है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है वो आपका वेटस्टोन ब्रिज है। इस ब्रिज के सर्किट की शक्ल की वजह से और इसके प्रोसीजर की वजह से आप लोग खुद से भी सर्किट को डेवलप कर सकते हैं, वहां पर रेजिस्टेंस को, करंट को और उनकी इक्वेशन को। ठीक है। वेटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। बेसिक काम क्या है, हमें पता चल गया हमारा जो पॉइंट बन गया वो है अननोन रेजिस्टेंस। डेफिनेशन हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसकी हिस्ट्री है, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में कहता है सैमुअल हंटर क्रिस्टी इन्वेंटेड इन 1833। सबसे पहले जो इसकी बेस रखी थी वो थी सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने, जो कि 1833 ईस्वी में इसने इसकी बुनियाद रख दी थी। बाद में इसको कब, किस सन में या किस टाइम लॉन्च किया गया था, पॉपुलराइज किया गया था, बकायदा इस्तेमाल किया गया था, वो बता किया था चार्ल्स वेटस्टोन ने 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843 में चार्ल्स वेटस्टोन ने इसकी बुनियाद को पॉपुलराइज कर दिया, वहां पर उसको सही से बेस बना दिया। अंडरस्टूड कितना है? दो चीजें बड़ी हैं, यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। दूसरे नंबर पर इसके दो साइंटिस्ट, दो मैन्युफैक्चर बंदों के बारे में हमने देखा है। एक था सैमुअल हंटर क्रिस्टी जिसने 1833 में इसकी बुनियाद रखी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को चार्ल्स वेटस्टोन जिसने इसको पॉपुलराइज किया 1843 में। ठीक हो गया। अब इसके सर्कल को थोड़ा सा समझते हैं और इसके सर्कल की थोड़ी सी बुनियाद देखते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको बेसिकली चार रेजिस्टेंस से डील करना पड़ेगा। कितनी रेजिस्टेंस है? चार रेजिस्टेंस है जो इसके ब्रिज की असर पैमाइश करेंगे, R1, R2, R3 और R4। साथ ही साथ क्या है, आपके पास जो करंट की फ्लोटेशन है, अगर बैटरी अप्लाई की हुई है तो आपको पता है यहाँ पर जाहिर सी बात है हमारे पास बैटरी अप्लाई हुई है, तो उस बैटरी की मदद से अब हमने इसकी पैमाइश करनी है, हमने हाई से लो की तरफ करनी है। यहाँ पर सर्किट को डिजाइन करने का मकसद यही है कि अगर हमारे पास एक सर्किट, मतलब एक ब्रिज में काफी ज्यादा सर्किट्स आ जाए तो उनके पोटेंशियल को, उनके करंट को डिवाइड कैसे करेंगे, सब डिवीजन में कैसे लाएंगे, उनकी इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। देखिए R1, R2, R3, R2 बेसिकली जो आपके मैन्युफैक्चरिंग यानी कंस्ट्रक्शन में पॉइंट्स है। सबसे पहला है इट कंसिस्ट ऑफ द फोर रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4। क्लियर है। दूसरे नंबर पर क्या है, यहां पर आपको कंडीशन दी जा रही है, जो आपके पास है R1 एंड R3, क्या है? R1 है
और R3 है, इट इज एट द फिक्स नॉन रेजिस्टेंस। ये आपके पास फिक्स नॉन रेजिस्टेंस पर है, मतलब इसके जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, R3 इज अ वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस। जो R3 की रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल, ये देखें मैंने यहाँ पर ये जो साइन लगाया इसका मतलब है वेरिएशन करती है वो रेजिस्टेंस उस सर्कल से। अंडरस्टूड है। लास्ट पर है आपकी R4, दैट्स विल बी नोन एज अननोन रेजिस्टेंस, और यही है हमारे आज के क्वेश्चन का असल मुद्दा, जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। असल में हम लोगों ने अपनी R4 वाली इक्वेशन को फाइंड करना है। ठीक है, मजीद देखिएगा, हम लोग आप यह क्या करते हैं, हम लोग सारी रेजिस्टेंस को आपस में जोड़कर एक सर्कल की शक्ल दे देती है, और इससे हमारे पास एक लूप क्रिएट हो जाएगा, हमारे पास एक लूप बन जाएगा। और वो लूप क्या है बच्चे, ये देखिएगा ABCDA, यानी ज्यादा से होती हुई कम की तरफ, कम से ज्यादा, फिर कम से ज्यादा, ज्यादा से फिर कम, और इस तरह आपके पास एक सर्कल में कह लें या कह लें एक तरतीब के साथ लूप क्रिएट हो जाएगा। A source of EMF is connected between A and C। A और C के दरमियान हम लोगों ने एक EMF सर्किट को डेवलप किया। दूसरा जो हमारे पास A से लेकर D तक का पॉइंट है ना, यहाँ पर हमने एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर करंट की जो पैमाइश है, करंट की जो सारी पोजीशन को हम लोग देखने वाले हैं, वो देखिएगा। यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग कंडीशंस हम लोगों ने देखनी है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर आपके पास जो असल में मुद्दा है वो है रेजिस्टेंस R4। आपने रेजिस्टेंस R4 को मालूम करना है। प्रोसीजर हम लोगों ने देख लिया, तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, जिनमें से A और C एट द सेम पोटेंशियल है, सेम ईएमएफ इनके ऊपर अप्लाई की हुई है, और जो आपके पास है A और D इनके दरमियान में गैल्वानोमीटर डेवलप किया हुआ है। बाकी जो करंट की फ्लो है, करंट का फ्लो है वो ज्यादा से कम की तरफ है, वो भी हम लोग करते हैं। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का जो चौथे नंबर पर पाना, वो है बैलेंसिंग कंडीशंस। बैलेंसिंग कंडीशंस कौन सी होगी बच्चे, हम लोग उन पॉइंट्स को आपस में तरतीब देंगे इक्विलिब्रियम पर जिनका पोटेंशियल सेम होगा, जिनकी कंडीशन सेम आएगी, और फिर उनके नतीजे में जो हमारी बढ़ने वाली इक्वेशन होंगी दैट विल बी कॉल्ड द बैलेंसिंग इक्वेशन। तो बच्चे हम उनको बैलेंसिंग कंडीशंस का नाम देंगे और उनको निकालेंगे। देखिए किस तरह से वैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर देखें बच्चे, हम लोगों ने एक सर्किट डेवलप किया है, इसको हम लोगों ने वेटस्टोन का नाम दिया। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है इस सर्किट में बहने वाले पोटेंशियल की बात करें, तो बच्चों फर्ज करें आपके पास जो पोटेंशियल ए है ना एट द हाई पीक, क्योंकि ईएमएफ जो डेवलप की गई है वो है ए और सी के दरमियान में, और जो गैल्वानोमीटर का हम लोगों ने डेवलप किया वो है हमारे पास ए और डी से। ये देखें हम लोगों ने ईएमएफ डेवलप की है, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो आप लोगों को पता है कि बैटरी का जो फ्लो है वो ज्यादा से कम की तरफ होगा। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा वाला पॉइंट आपका कौन सा है, वो ए वाला है। लेट्स सपोज दैट मैं आप लोगों के सामने एक दोबारा से इसको ड्रा कर देता हूँ इस वाली को। फर्ज करें आपके पास जो ये है एक वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपके पास एक वेटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पर जो हाई पोटेंशियल है वो बच्चे यहाँ पर ए के पास है, लेट्स सपोज दैट वो 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट है। अब जैसे जैसे हमने आगे की तरफ जाना, मतलब ज्यादा से फिर कम की तरफ जाना, तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका वोल्ट बनेगा वो बच जाएगा बच्चों 4 वोल्ट। कितना बन जाएगा, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो बच्चे आपका I1 है, रेजिस्टेंस क्या है इसकी R1 है। I1 की ही वजह से यहाँ पर जो आपका ये सब आपके पास रेजिस्टेंस R2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर I1 ही करंट की वजह से आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस R2 की तरफ करंट की फ्लोटेशन होगी, ठीक है। I1 की वजह से फिर R2 रेजिस्टेंस वहां पर बन जाएगी। अब देखें दोबारा से हम लोग अपने ए पॉइंट पर आ जाते हैं। ए पॉइंट से दोबारा से करंट यहाँ पर, ये आपके पास एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस की अलामत है, यहाँ पर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है, वेरिएशन में है। करंट तो I1 है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है आपकी R3 है। अंडरस्टूड हो रही है ना बात, सॉरी यहाँ पर करंट दूसरा, ये पहला करंट तो इधर को जा रहा है ना, दूसरा करंट इधर को ज्यादा से कम की तरफ, और यहाँ पर बचा आपका 4 वोल्ट है। मैंने आप लोगों को शुरू में ये चीज क्लियर की थी कि आपके पास बी वाला और जो आपके पास डी वाला पॉइंट है ना, इनके दरमियान में है गैल्वानोमीटर,
और ये दोनों एट द सेम पोटेंशियल पे है, जबकि ए और सी एट द सेम, ये आपके पास सेम पोटेंशियल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए और सी के दरमियान में बैटरी को डेवलप किया हुआ है। ये देखें, ये आपका सर्कल नीचे की तरफ, ये ए से सर्कल नीचे की तरफ, और ये आपने बच्चों उसके दरमियान में बैटरी को डेवलप कर दिया। आप समझ आ गई है ना, ए और सी आपका बैटरी के साथ कनेक्टेड है, बी और डी आपके पास गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। जब ये देखें ए से बी की तरफ आपके पास पोटेशियम फ्लो करेगा, तो वो पोटेशियम क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा पोटेशियम, चेंज इन पोटेशियम इज इक्वल टू वी ए। अब वी ए माइनस वी बी कैसे आया, ये मैं आपको क्लियर करवा दूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखें, जब आपका ज्यादा से कम की तरफ फ्लो जाना है ना, ये देखें इसके पास कितना है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट ने कहां पर जाना है 4 वोल्ट पर, तो पोटेशियम कहां से स्टार्ट हो रहा है, वी ए से, कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो चेंज इन पोटेशियम डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जो ए और बी के दरमियान पोटेशियम डिफरेंस चेंज हो रहा है बच्चों, वो देखिएगा वी ए ज्यादा पोटेशियम पर है, तो वो हमने पहले पॉजिटिव में लिख दिया। जो आपके पास वी बी पोटेशियम है बच्चों, वो माइनस में आएगा, क्योंकि वो हम लोग कम की तरफ फ्लो करवा रहे हैं ना, कम की तरफ फ्लो हो रहा है पोटेशियम, तो ये माइनस में कैलकुलेट होगा। और आप लोग ओहम के लॉ से बखूबी वाकिफ हैं कि ओहम का जो लॉ होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब वी ए से वी बी तक जाने के लिए जो उसके पास करंट आया, जो उसके पास रेजिस्टेंस चेंज हुई है, या उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, ये देखिएगा। आपके पास जब ए से बी की तरफ पोटेंशियल मूव करना है, तो करंट क्या है आपके पास I1, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर I1। अब देखिए ए से बी तक जाते हुए इसकी जो रेजिस्टेंस बनी वो क्या है बच्चे R1, तो हम लोगों ने क्या लिख लिया वहां पर R1 लिख लिया। ठीक है, ये इक्वेशन आपको क्लियर है। अब दूसरी चीज, पहले हम लोग हाई पोटेंशियल वाली इक्वेशन को अलग करेंगे, फिर हम लोग लो पोटेंशियल वाली इक्वेशन को अलग करेंगे, और एट द एंड हम लोग इनकी बैलेंसिंग इक्वेशन बनाने के बाद लास्ट पर भी बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे, और हमारे पास जो अननोन वैल्यू है R4 की, वो हम लोगों ने मालूम करनी है। अंडरस्टूड है। एक तो हम लोगों ने निकाल ली ए से लेकर बी तक, अब ए से लेकर डी तक का जो हमारा पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, ए पर जो हमारा पोटेंशियल है वो बच्चे कितना 10 वोल्ट का, डी पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना 4 वोल्ट का। अब ए से डी की तरफ जब करंट जाएगा, तो वो करंट कौन सा बच्चों, वो बच्चे आपके पास है, देखिए पहले पोटेंशियल को कर लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन ए एंड डी, ए यानी वी ए और डी यानी वी डी। वी ए से वी डी तक जाने के लिए जो पोटेंशियल हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो मतलब कम हो रहा है, हाई का जो पोटेंशियल होगा बच्चे वो वी ए हो जाएगा ए पर, और जो आपके पास लो वाला है वो माइनस वी डी का पोटेंशियल हो जाएगा। और जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर बच्चे जो आई आर की वैल्यू है वो है आपकी I2, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई आपके करंट की I2, यानी I2 की वजह से किस रेजिस्टेंस में बच्चे आपके पास ये R3 है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया प्यारे बच्चों R3 आ गया। अंडरस्टूड है। एट द बैलेंसिंग इक्वेशन, जब हम लोग इन दोनों को बैलेंसिंग करेंगे, इसको और इसको, वो क्या आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू वी डी। वी ए का जो प्रेशर निकला वो कितना है बच्चे, V इज इक्वल टू आई R1। जो आपके पास वी डी का निकला वो क्या निकला I2 R3 निकला। जब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। दूसरे नंबर पर क्या है हमारा VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC। VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC क्या है, ये थी इक्वेशंस का जो पार्ट था, ये हमारा हाई इक्वेशंस का पार्ट था, और ये हाई इक्विलिब्रियम की वैल्यू थी। अब हम लोग लो का फाइंड करने लगे, मतलब यानी हमने अभी 4 वोल्टेज से 0 वोल्ट की तरफ जब मूव करना है इसको, तब हमारे पास जो इक्वेशन है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर डी से लेकर सी तक मूव करना है। फिर हमारा ये आपका सी पॉइंट है ना, ये देखें जरा ध्यान कीजिएगा। आप पहले हम लोगों ने ऊपर वाले हिस्से को किया था, यहाँ पर भी हम ऊपर वाले इक्वेशन को पहले सॉल्व करें, यानी बी से लेकर सी तक का ट्रेवल करते हैं। बी के ऊपर जो पोटेंशियल बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा, वीबी बन जाएगा। 4 वोल्ट से किसकी तरफ आ रहे हैं, 0 वोल्ट की तरफ, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा वीबी माइनस वीसी, तो वीबी माइनस वीसी बन गया। अब वीबी पर जो आपके पास करंट था वो क्या था बच्चों, वो I1 था, और जो रेजिस्टेंस थी सी तक जाने के लिए वो क्या थी R2, तो वो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया। अब जो दूसरा सर्किट है हमारा डी से लेकर सी तक का जो ट्रेवल करने वाले, वो देखें डी से सी तक जाने के लिए जो हमारे पास करंट है, सॉरी यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा वी डी माइनस वी सी बन जाएगा, ये मैंने बच्चे यहाँ पर लिख दिया है वी डी माइनस
VC। उसके बाद जो करंट है वहां पर V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स के लॉ के मुताबिक। यहाँ पर देखिए जो करंट है वो क्या है I2 को यहाँ पर लगा दिया। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर R4, तो बच्चे ये आपके पास क्या बन गई है R4। तो लिहाजा जो VDC का जो डिफरेंस है वो आपके पास जो इक्वेशन लेके आया वो क्या बन गया I2 का R4। अब C और D इक्वेशन की बैलेंसिंग इक्वेशन देखेंगे VB इज इक्वल टू VD। VB की क्या थी वैल्यू I1 R2, VD की वैल्यू क्या थी I2 R4। ये आपके पास बच्चों दूसरी इक्वेशन बन गई है। हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों ने इसकी अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है। तो यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस का नजरिया आ रहा है, हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है, वो क्या है, हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये देखें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर डिवाइड करना है। तो क्या बन जाएगा I1 R2 डिवाइडेड बाय I1 R2 बन गया हमारे पास, सॉरी ये वाला किधर गया, हाँ ये वाला देखिए, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इक्वेशन 1। यहां पर देखिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर डिवाइड कर रहे हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर ही करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर ही करेंगे। I1 R2 डिवाइडेड बाय I1 R1, ये बचे यहां पर लिख लिए, I1 I1 से कैंसिल भी कर दिया। दूसरा देखें I2 R4 डिवाइडेड बाय सॉरी I2 R3 डिवाइडेड बाय I2 R4, ठीक हो गया। तो यहां पर जो आपके पास इक्वेशन का हिसाब आएगा वो क्या आ जाएगा, I2 I3 कैंसिल हो, I2 से कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी बच्चे वो बन जाएगी R2 डिवाइडेड बाय R1 R3 डिवाइडेड बाय R4। हम लोगों ने मालूम क्या करना R4। हम लोग बच्चों इसकी इक्वेशंस की जो तरतीब है थोड़ा सा उसको रिवर्स करेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन का यहाँ पर एक्सचेंज होगा वो बन जाएगा R4 इज इक्वल टू R3 मल्टीप्लाई बाय R2 R1। और इसको बच्चे आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं R4 R2 डिवाइडेड बाय R1। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास होगी इसकी फाइनल इक्वेशन, जिस इक्वेशन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने वेट्स थे उनको अच्छे से समझ लिया है, इसकी इक्वेशन को निकालना भी सीख लिया। इसके अलावा आप लोग खुद से भी सर्कल को डिजाइन करते हैं, अगर आपको पॉइंट्स में किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल ना आए। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस आती है बेस्ड ऑन द न्यू लेक्चर यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब एज अ बेसिक लेक्चर। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके मजीद लेक्चर्स को देखेंगे, मजीद टॉपिक्स को देखेंगे, मजीद शॉर्ट स्कीम के बारे में भी वीडियो अपलोड की जाएगी, वो भी लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।